हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कमेंट में कि मैं आप लोग की स्टोरीज़ नहीं पिकअप कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग का इतना अच्छा सपोर्ट और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबकी घटनाओं को मैं अपने वीडियो में कवर करूँ। आज की जो 3 घटनाएँ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तीनों घटनाएँ आसम की हैं। आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रही है, शायद ये यूट्यूब का कोई ग्लिच हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियो की अपडेट दे दूँगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आते हैं आज की 3 घटनाओं पर। ये पहली घटना मुझको असम से अतुल जी ने भेजी है। ये घटना उनकी सिस्टर प्रिया के साथ घटी थी। अब आगे की घटना मैं आपको अतुल जी की बहन प्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम प्रिया है। मैं असम के एक गांव शिवसागर की रहने वाली हूँ। इस समय मेरी उम्र 21 साल है। ये घटना मेरे साथ 2016 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 15 साल की थी। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे और मेरे पापा को किसी काम से बाहर जाना था। मेरे परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरा भाई अतुल और मेरे पापा। 2010 में मेरी माँ की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तब से हम 3 लोग घर में अकेले ही थे। मेरे पापा चाय की पत्ती बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो पूरा दिन उसी फैक्ट्री में ही रहते थे क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत था। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों घर पे ही रहते थे। स्कूल से आने के बाद मैं अपने छोटे भाई का ख्याल रखती थी। एक रात पापा के एक ऑफिस से उनके किसी बॉस का फ़ोन आया। उन्होंने पापा को बोला कि फैक्ट्री से सामान ले जाने वाली एक गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई है और हमें माल को जल्द से जल्द कल ही डिलीवर करना है, वरना बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। उन्होंने उनको ये बोला कि उनको यहाँ से दूसरा ट्रक ले जाना पड़ेगा और सारा माल उस नए ट्रक में चढ़वा के उसको डिलीवर करवाना पड़ेगा। अगले दिन ही मेरा एग्ज़ाम था। पापा ने मुझको और मेरे भाई, हम दोनों को घर पे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने हम दोनों को अपने उन्हीं बॉस के घर पे छोड़ दिया जो उनके साथ डिलीवरी के लिए जाने वाले थे। उनके घर पे एक मेड थी, वो हमारा ख्याल रखने वाली थी, ऐसा उन्होंने पापा को बोला था। पापा ने हम दोनों को अपने बॉस के यहाँ छोड़ दिया और जाते समय ये भी बोला कि जो मेड है वो हमारा ख्याल रखेगी और अगले दिन हमको तैयार करके स्कूल भी भेज देगी। ऐसा बोल के वो लोग चले गए। पापा के बॉस का नाम मोहन था। वो घर पे अकेले रहते थे। उनके माता पिता कोई नहीं था। उनके बड़े से घर में वो और उनकी मेड जो उनके लिए खाना बनाती थी, बस वही 2 लोग रहते थे। मेड शायद बाहर कुछ सब्जी वगैरह लेने गई थी और पूरा घर एकदम सुनसान था। वो घर एकदम भूतिया लग रहा था। मैं और मेरा भाई, हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठ के मेड के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनका घर एकदम शांत और सुनसान था। उनके घर की सीढ़ियों पे मोशन सेंसर लाइट लगी हुई थी जो किसी भी इंसान के मूवमेंट में यानी कि चलने से अपने आप जलती और बुझती थी। जब कोई इंसान उन सीढ़ियों पे चलता था तो वो लाइट अपने आप खुल जाती थी और जैसे ही उन सीढ़ियों को पार करके चला जाता था तो वो लाइट अपने आप बुझ भी जाती थी। कुछ देर बाद वो मेड आ गई। उसने हम लोग को देखा। मेड की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। सच बोलूं तो हमें उसको देख के बहुत डर लग रहा था। उसने हम दोनों के लिए खाना बनाया और हम दोनों को गेस्ट रूम में ही सुला दिया। जाने से पहले उसने हम लोग से ये बोला कि सुबह तक तुम लोग गेस्ट रूम से बाहर मत निकलना। इतना बोल के वो वहाँ से अपने कमरे में चली गई। मैं और मेरा भाई, हम दोनों गेस्ट रूम में ही थे। कुछ देर बाद मेरा भाई सो गया था। अगले दिन मेरा मैथ का एग्ज़ाम था तो मैं रात में जग के रिवीजन कर रही थी। करीब आधे घंटे तक पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि अब सोना चाहिए। सोने से पहले मुझे लगा कि मैं एक गिलास पानी पी लूँ। पानी पीने के लिए मैंने दरवाज़ा खोला और किचन में जाने लगी। किचन में जाने से पहले मैंने ये देखा कि पापा के बॉस की मेड काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने आँख में काजल और माथे के बीच में एक मोटा लाल टीका लगाया हुआ था। वो अपने हाथ में एक मटकी की हंडिया पकड़ी हुई थी जिसके अंदर ढेर सारा दूध था। उनको देख के मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद वो सीढ़ी के रास्ते से होते हुए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई और मैं किचन में पानी पीने के लिए चली गई। मैं किचन में जैसे ही गई और पानी पीने के लिए फ्रिज खोला, अचानक से वो मेड फिर से आ गई। वो सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर की तरफ
उसी मटकी को लेके जा रही थी। उस मटकी में नींबू और मिर्ची लटकी हुई थी। मैंने साफ साफ देखा। बाहर जाते हुए वो मेरे कमरे के सामने रुकी और उसने बाहर से मेरे कमरे को लॉक कर दिया। मैंने साफ साफ देखा। मुझे अभी भी नहीं समझ में आया था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, और वो बाहर की तरफ चली गई। मैंने सोचा कि मैं चुपचाप कमरे में जाके सो जाऊंगी, लेकिन तभी सीढ़ियों की लाइट अपने आप जलने लगी। मैंने देखा सीढ़ियों पर कोई भी नहीं था और वो लाइट अपने आप जल रही थी। ऊपर वाले कमरे में एक खिड़की थी जिसके पीछे से रोशनी आ रही थी। उसके पीछे कोई चल रहा था। मुझे उसकी आवाज़ तो नहीं सुनाई दी, पर कोई बहुत तेज़ी से भाग रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ गई और देखा तो सीढ़ियों पर कोई भी नहीं था। मुझको तो ये बताया गया था कि पूरे घर में सिर्फ हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा भाई और वो मेड। मैं सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर गई तो देखा कि कमरे के नीचे से एक परछाई आ रही है। उस परछाई को मैंने गौर से देखा तो वो एक बच्चे की परछाई थी। मुझे लगा शायद ऊपर कोई बच्चा है। मैंने उस दरवाजे को धीरे से खोला तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। कमरे के बीच में आटे से एक सर्कल बना हुआ था जिसके ऊपर एक कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी के ऊपर एक बच्चे की फ़ोटो रखी हुई थी। उस कमरे को मैंने गौर से देखा पर अंदर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी तरीके का काला जादू किया गया हो, किसी को बुलाया गया हो। मुझे लग रहा था कि वो औरत किसी भी तरह की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ा घबरा गई और मैंने चुपचाप उस दरवाजे को बंद किया। मैं दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पीछे घूमी, वो मेड मेरे ही सामने खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। उसने मुझसे बड़ी अजीब सी आवाज़ में चिल्लाते हुए पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको मैंने बाहर निकलने के लिए मना किया था। मैंने उसको बोला कि मुझे पानी पीना था। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे दोबारा ड्राइंग रूम के अंदर डाल दिया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया, और वो चिल्ला के बोली कि अब ये दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये औरत किसी तरीके का काला जादू कर रही है। अगले दिन सुबह मेरा पेपर था, लेकिन मैं डर की वजह से पूरी रात नहीं सोई। मुझको और मेरे छोटे भाई को सुबह ड्राइवर ने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल से मैं दोबारा घर गई। घर जाके मैंने पापा को ये सारी बातें बताई और पापा को ये भी बताया कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि मैं रात भर उसी चीज़ के बारे में सोच रही थी। पापा ने मुझसे बोला कि वो इस बारे में और उनकी मेड के बारे में वो उनके बॉस से बात करेंगे। इसके बाद मेरे पापा ने कभी भी मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और ना ही मैंने उनसे इस बारे में कुछ पूछा। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। दूसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आसाम की है। ये घटना मुझे आसाम से उदय जी ने भेजी है, जो इनके और इनके दोस्तों के साथ घटी थी। घटना बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को नहीं आते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आप लोगों को नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ये दूसरी घटना मुझको आसाम से उदय जी ने भेजी है। ये घटना उदय जी और उनके दोस्तों के साथ एक रात में घटी थी। अब आगे की पूरी घटना मैं आपको उदय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम उदय है और मैं आसाम के एक छोटे से टाउन का रहने वाला हूँ जो कि मेघालय के पास पड़ता है। ये घटना मेरे और मेरे 2 दोस्तों के साथ 2014 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 13 या 14 साल की होगी। मेरे पड़ोस में एक बुज़ुर्ग थे जो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उनकी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, तो उनके दाह संस्कार के लिए हम लोग शमशान घाट गए थे। शमशान घाट जाते जाते थोड़ा समय हो गया और लाश को जलते हुए करीब रात के 7 या 8 बज चुके थे। हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो बॉडी जलने के बाद मैं और मेरे दोस्त हम लोग घर की ओर पैदल वापस जाने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी और दुकानें बस बंद ही होने वाली थी। मुझको बहुत ज़ोर की प्यास लग रही थी। मैं और मेरे दोस्त हम दोनों एक शॉप के आगे रुके। मैंने पानी की बोतल खरीदी और मेरे दोस्त जॉय ने मुझसे बोला कि मैं उसके लिए एक सिगरेट ले लूं, तो मैंने उसके लिए एक सिगरेट भी ले लिया। मैंने अपने दोस्त जॉय को सिगरेट पकड़ाया और पानी की बोतल खोल के पानी पीने लगा। मेरे दोस्त जॉय ने जब सिगरेट जलाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसका लाइटर वहाँ पे था, लेकिन उसका मोबाइल वहाँ पे नहीं था। वो काफ़ी परेशान हो गया था क्योंकि उसने हाल ही में ही नया फ़ोन लिया था। उसको याद था कि आखिरी टाइम उसने अपना फ़ोन शमशान के चबूतरे पे ही रख दिया था।
हम लोग दोबारा भागते हुए शमशान गए और वहाँ के गार्ड से अपने फ़ोन के बारे में पूछा। किस्मत से उसका फ़ोन उसको मिल गया और हम फ़ोन लेके शमशान से अपने घर को दोबारा वापस जाने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि हमें लेट हो गया था। हमने शमशान के 2 बार चक्कर काटे थे और वहाँ पे हमें फ़ोन भी ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया। घर पहुँचते पहुँचते हमें रात के करीब 3:30 बज चुके थे। मेरा और मेरे दोस्तों का घर हिल एरियाज़ में पड़ता है, तो हमें जंगल से पैदल ही होके अकेले जाना पड़ा। रात में किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही थी क्योंकि बस, ऑटो सब कुछ बंद हो चुका था। हम तीनों लोग पैदल जंगल के रास्ते से अपने घर को जाने लगे। थोड़ी दूर तक पैदल चलने के बाद मेरे दोस्त को प्यास लगी और हम थोड़ी देर बैठ के आराम करने लगे। उस पूरी रोड पे बहुत ही अजीब तरीके का सन्नाटा था, ज़रा सी भी रोशनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद हम लोग फिर खड़े होकर चलने लगे। तभी मुझको हंसने की एक आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, पर उन्होंने मेरी बात का कोई ध्यान नहीं दिया और दोबारा पैदल चलने लगे। कुछ देर बाद मेरे दोस्त विश्वजीत, उसको भी वही आवाज़ सुनाई थी, लेकिन उसने देखा कि आवाज़ ऊपर के पेड़ से आ रही है। उसने जैसे ही पेड़ की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक औरत पेड़ पर पैर लटका के बैठी हुई है। विश्वजीत ने उस औरत को देखा और मुझको बताया कि उधर ऊपर कोई बैठा हुआ है। हम तीनों ने साथ में ऊपर देखा। वो औरत की शक्ल एकदम सूखे हुए कंकाल जैसी थी और उसके लंबे लंबे बाल थे। वो उल्टी लटकी हुई थी और फिर थोड़ी देर बाद सीधी होके अपने पैरों को पेड़ से लटका के बैठी हुई थी। हमने उसे साफ साफ देखा। थोड़ी देर देखने के बाद उसकी नज़र हम पे पड़ी और हम तीनों बहुत तेज़ी से भागे। हमने भागते हुए अपनी पूरी जान लगा दी और हम रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे अपने घर पहुँचे। मैं घर पहुँच के अपने परिवार वालों को सारी बातें बताई। उन्होंने मुझ पर विश्वास भी किया, लेकिन कुछ देर बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे उल्टियाँ और पेट में दर्द होने लगा और यही घटना मेरे दोनों दोस्तों के साथ भी घट रही थी। काफ़ी दिनों तक डॉक्टर को इलाज कराने के बाद हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो हमारे परिवार वाले हम लोगों को एक काली माता के मंदिर पे ले गए, जहाँ पे एक बाबा थे। उन्होंने हम तीनों को देखा और किसी तरीके के मंत्र तन से झाड़ फूंक की। उन्होंने थोड़ी सी बबूत हमारे माथे पे लगाई और हमसे बोला कि जाके सो जाओ। उन्होंने हमारे परिवार वालों को बताया कि हमें किसी चुड़ैल की हवा लग गई है, इसलिए हमारी तबीयत खराब हो गई है। उस दिन के बाद से हम कभी रात में किसी रास्ते में नहीं गए और उस रास्ते में बिल्कुल भी नहीं गए जहाँ पे हमने उस चुड़ैल को देखा था। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। अब तीसरी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना हमें भोपाल से भेजी गई है। ये घटना हमें भोपाल से शोभित राजपूत जी ने भेजी है। ये घटना उनके चाचा के साथ घटी थी। उनके चाचा का नाम कमलेश है। अब आगे की घटना मैं आपको शोभित जी के चाचा कमलेश जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम कमलेश है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ड्राइवर हूँ और मैं खुद की एक प्राइवेट कार चलाता हूँ। मुझको अक्सर घर के बाहर रहना पड़ता है क्योंकि मेरी कार की बुकिंग लगातार लगी ही रहती है। मैं और मेरा दोस्त अशोक, हम दोनों ड्राइवर हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। कभी कभी वर्कलोड जब ज़्यादा होता है तो हम अपना काम बांट लेते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि हम 1 से 2 दिन तक अपने घर भी नहीं आ पाते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। एक बार मुझको और अशोक, हम दोनों को असम जाने की एक बुकिंग मिली। हम दोनों तैयार हो गए। हमारा जो कस्टमर था उसकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, तो उसको 2 कार की ज़रूरत थी। तो मैं और अशोक, हम दोनों ने वो बुकिंग ले ली। अगले दिन सुबह 6 बजे हम दोनों लोग अपनी अपनी कार लेके आसाम के लिए निकल गए। हमने अपने क्लाइंट्स को भी बैठा लिया था। ये घटना मेरे साथ 2010 में घटी थी। आसाम पहुंचते पहुंचते हमें रात के 10 बज चुके थे, लेकिन हम थोड़ा आउटर में ही पहुंचे थे। मेरी गाड़ी में डीजल थोड़ा ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैं पेट्रोल पंप ढूंढ रहा था। हाईवे के बीच में मुझे एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अपने दोस्त अशोक से बताया कि तुम मेरे पीछे ही गाड़ी चलाते रहना। अगर मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया तो मैं तुम्हारी गाड़ी से थोड़ा डीजल ले लूँगा। रात के करीब 11 बज रहे थे और मैं और अशोक, हम दोनों अपनी गाड़ी हाईवे पे चला रहे थे। हाईवे से होते हुए हम एक रास्ते में पहुँचे
जो रास्ता आजू बाजू दोनों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। मैंने अशोक से बोला कि तुम पीछे ही गाड़ी चलाते रहना। कुछ देर आगे चलने के बाद मैं अशोक से काफ़ी आगे निकल आया और अशोक पीछे ही छूट गया था। मुझे ये बात भी नहीं पता थी और फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अशोक की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और मुझको इस बात की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं काफ़ी आगे निकल आया था और मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था। मेरी गाड़ी एक हाईवे पे ही खड़ी थी। वो पूरा हाईवे एकदम सुनसान था। 5 या 10 मिनट के अंतराल में एक ट्रक या कोई एक कार निकल रही थी। मैं वहाँ पे खड़े होकर अशोक का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अशोक को आने में समय लगने वाला है। मेरी कार में एक दादा दादी और उनका पोता गोलू बैठा हुआ था और अशोक की कार में गोलू के माता पिता और बड़ी बहन थी। उस टाइम रात के करीब 1:30 बज रहे थे। गोलू, जो कि 8 साल का एक छोटा सा बच्चा था, उसने मुझसे बोला कि भैया मुझको टॉयलेट जाना है। मैंने उसको गाड़ी से बाहर निकलने के लिए मना किया था, लेकिन उसके ज़िद करने पे उसके दादाजी ने मुझसे बोला कि इसको बाहर टॉयलेट करा दो। मैंने उसको कार से बाहर निकाला और उससे बोला कि जाके वहाँ पेड़ के पीछे तुम टॉयलेट कर लो। वो 2 मिनट तक वहीं खड़ा था। मैंने उससे बोला कि गोलू वापस आओ। उसने बोला कि भैया वो पेड़ के पास कोई बैठा है, वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। मैंने गौर से देखा तो पेड़ के पास एक परछाई बैठी हुई थी जो हमारी तरफ बहुत गौर से देख रही थी। अंधेरे में मुझे उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे हमारी तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ रही थी। मैं घबरा के कांप गया और मैंने किसी तरह गोलू को उठा के कार के अंदर डाल दिया और दूसरी तरफ से खुद घूम के कार में जाके बैठ गया। वो हमारी तरफ आ रही थी। वो बहुत अजीब सी आवाज़ भी निकाल रही थी। मुझे साफ साफ वो दिख रही थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी थी और बड़े बड़े बाल थे। उसके मुंह से राल टपक रही थी। वो थोड़ी बूढ़ी थी। मुझको ये नहीं पता कि वो चुड़ैल थी या डायन, लेकिन इतना ज़रूर पता है उस टाइम अगर मैं डर के कार में ना बैठता तो शायद मैं मर जाता। वो मेरे कार के पास आ गई। दादा दादी और गोलू, हम चारों ने उसको देखा। मैंने अपनी गाड़ी के कांच को ऊपर चढ़ा लिया। तभी पीछे से एक ट्रक निकली। ट्रक बहुत ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए निकली। ट्रक की लाइट और हॉर्न इतना तेज़ था कि वो अजीब सी आवाज़ निकालते हुए भागते हुए जंगल की तरफ घुस गई। ट्रक चली गई और हम सब 5 मिनट तक कार में चुपचाप बैठे हुए थे। मैंने अचानक से एक भजन चला दिया। मुझे याद नहीं है, मेरे हाथ में जो आया मैंने प्ले कर दिया। ठीक 10 मिनट बाद अशोक की गाड़ी मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैंने अशोक को चिल्ला के बोला कि वो कार से बाहर ना निकले। अशोक ने अपनी कार को मेरे बगल में ही लाके खड़ा कर दिया और उसको सारी बातें बताई। कुछ देर बाद मैंने अशोक से बोला कि तुम अपनी गाड़ी को रोड के बीच में ही खड़ा कर दो। उसने वैसा ही किया। 5 मिनट बाद एक ट्रक और निकला और अशोक की गाड़ी को बीच में खड़ा देख उसने अपनी ट्रक रोक दी। इसी तरह ट्रक के पीछे 2-3 गाड़ियां और रुक गईं और वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई। जैसे ही भीड़ जमा हुई, मैं अपनी गाड़ी से निकला और मैंने अशोक की कार से डीजल लेके अपनी गाड़ी में डाला। उसके बाद मैं वहाँ रुका ही नहीं। ठीक 2 किलोमीटर बाद मुझे एक पेट्रोल पंप मिला। वहाँ पे रुक के मैंने अपना मुंह धुला और अशोक को सारी बातें बताई। मैं काफ़ी घबराया हुआ था। दादाजी और दादी ने भी अपने परिवार वालों को ये सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे बोला कि आज अगर आप ना होते तो शायद हम ना बचते। उसके बाद से कभी ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी आसाम की 3 सच्ची घटनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और आप में से बहुत लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको वीडियो की अपडेट्स देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।